एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही क्या हुआ कि आज का वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने एमसीक्यू सॉल्व करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन इज which somatotype of an individual has large efficient abdominal viscera and tends to be obese? एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से जो ये तीन कैटेगरीज इन्होंने दे रखी हैं इनमें से ओबीस कौन सा होता है। तो हमें पता है ये शेल्डन्स क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है एंडोमॉर्फ वो सारी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहा है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। सो जो ओबीज होते हैं, लार्ज होते हैं और जिनके पास एब्डोमिनल विसरा एफिशिएंट होता है वो कौन से बॉडी टाइप होते हैं? एंडोमॉर्फ्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो मीजोमॉर्फ्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं और जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, यानी कि पतले दुबले वाले एक्टोमॉर्फ होते हैं। जो मस्कुलर हट्टे कट्टे होते हैं वो मीजोमॉर्फ होते हैं और जो मोटे होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोमॉर्फ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now the next question is, a therapist examines a patient diagnosed with an Achilles tendon injury. Which clinical finding is not indicative of ruptured tendon Achilles? अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि जो थेरेपिस्ट है उसने डायग्नोस किया है कि जो पेशेंट है ना उसको जो टेंडो एक्लीज है वहाँ पे रप्चर है। तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे इनमें से क्या फाइंडिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी? नॉट इंडिकेटिव, राइट। फर्स्ट, नेगेटिव थॉम्सन टेस्ट, बी एब्सेंट Achilles रिफ्लेक्स, C. lack of toe off during gait and D. a palpable defect in the musculotendinous unit. So option number A यानी कि नेगेटिव थॉम्सन टेस्ट। यहाँ पे जो थॉम्सन टेस्ट होगा आपका वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेंडो एक्लीज है, जो एक्लीज टेंडन है वहाँ पे रप्चर है। तो जब भी टेंडो एक्लीज में कोई भी इंजरी रप्चर आएगा तो जो आपका थॉम्सन टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now moving on to the next question जो कि न्यूरो वाले यूनिट से आता है आपका। Approximately at 6 hours after the head injury, the Glasgow Coma Scale यानी कि GCS score of range 9 to 11 indicates which of the following? Normal, माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी एंड सिवियर हेड इंजरी। अब आपने पढ़ा होगा, जब आपने ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पढ़ा होगा तो आपने ग्लासगो कॉमा स्केल यानी कि जीसीएस के बारे में पढ़ा होगा। तो जब भी टीबीआई का केस आता है या फिर आईसीयू में जब आप जाते हो, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, कोमा में पेशेंट्स होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, तो वहां पे आप जीसीएस का स्कोर जो है वो चेक करते हो, आप एग्जामिन करके पेशेंट को पता लगाते हो। सो हमें पता है इस स्कोर का जो मिनिमम मार्क्स रहते हैं यानी कि जो मिनिमम स्कोर आता है वो रहता है 3 का और जो मैक्सिमम जाता है वो रहता है 15 का। सो 15 इज कंसिडर्ड नॉर्मल, राइट। और जो 3 होता है यानी कि वो बहुत ज्यादा सिवियर है, बिल्कुल मतलब लास्ट वाला स्कोर हो जाता है आपका 3। अब यहाँ पे इसने पूछा है जो 9 to 11 स्कोर का रेंज है ना वो कौन सी वाली इंजरी को बताता है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉडरेट हेड इंजरी। सो जीसीएस का स्कोर अगर किसी भी पेशेंट का 9 to 11 के बीच में आ रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स मॉडरेट हेड इंजरी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आता है। क्या कहता है क्वेश्चन? ड्यूरिंग कन्वेंशनल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मसल फाइबर टाइप विल हाइपरट्रॉफी फर्स्ट? मसल स्पिंडल, इंट्राफ्यूजल मसल, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच। अब यहाँ पे पूछा है जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाते हैं पेशेंट को तो कौन से मसल फाइबर है, कौन से मसल फाइबर के टाइप है जो हाइपरट्रॉफी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको आई होप कि पता होगा हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज में बढ़ जाना। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में एक और भी टर्म आती है जिसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के अंदर। सो देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। हाइपरप्लेजिया, हाइपर मतलब ज्यादा बड़ा हुआ एंड प्लेजिया मतलब टूटना, यानी कि जो आपके मसल फाइबर है ना वो टूट रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हाइपरप्लेजिया का मतलब। और हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होगा कि वो साइज में बड़े हो रहे हैं। सो यहाँ पे इसने पूछा है कौन से मसल फाइबर जो है आपके वो हाइपरट्रॉफी में सबसे पहले जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फास्ट ट्विच फाइबर। सो फास्ट ट्विच फाइबर आपके सबसे पहले जो है वो हाइपरट्रॉफी शो करते हैं ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ट्रेनिंग में से ही आ रहा है। हाई इंटेंसिटी लो रेपिटेशन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन। अब यहाँ पे देखो क्या बोले इन्होंने,
इंटेंसिटी है वो हाई है और रेपिटेशन है वो लो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही हो रही है। तो इनमें से कौन कौन सी अडेप्टेशन है जो होंगी? इंक्रीज कैपिलरी डेंसिटी, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम, improved oxygen extraction and no change in maximum oxygen uptake. So यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज देयर इज नो चेंज इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। क्योंकि ये कब होता है? जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो आपकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, पर जो रेपिटेशंस है वो ज्यादा हो जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटेंसिटी है वो ज्यादा है बट जो रेपिटेशंस है वो कम है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो रही है। सो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आता। बट अगर यहाँ पे एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रखा होता तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेचिंग वाले टॉपिक से आता है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग इज मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पेसिफिक वार्म अप, जनरल वार्म अप, इजी स्ट्रेच एंड स्टैटिक स्ट्रेच। अब देखो डायनेमिक स्ट्रेचिंग दे रखा है तो स्टैटिक स्ट्रेच के साथ ऐसा कोई मेल बैठेगा नहीं, सो ये कट गया। इजी स्ट्रेच और डायनेमिक स्ट्रेच डिफरेंट टर्म्स है, इजी स्ट्रेच कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, सो ये भी हट गया। अब आता है आपका स्पेसिफिक वार्म अप और जनरल वार्म अप। अब क्योंकि डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो है वो इन दोनों में से किसके ज्यादा सिमिलर बैठेगी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पेसिफिक वार्म अप के साथ बैठेगी, ज्यादा वो सिमिलर। और अगर आप इन डिटेल स्ट्रेचिंग भी पढ़ना चाहते हो ना, तो मेरे चैनल पे आप नाम टाइप करोगे ना स्ट्रेचिंग डॉक्टर श्रेया शर्मा के नाम से, तो आपको स्ट्रेचिंग की सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में विद रेफरेंस की मैंने कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ली है, आपको मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए और आप अच्छे से वहाँ पे समझ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका स्ट्रेचिंग वाले टॉपिक से ही आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग से रिलेटेड। सो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं एक बार। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग टेक्निक इज नॉट एडवाइज्ड and is not always a preferred technique in the sports conditioning program because। अब इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में भी डिटेल में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेचिंग के बारे में पढ़ाया था कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेचिंग द रिफ्लेक्सिवली कॉन्ट्रैक्टेड मसल कैन इंजर मसल टिश्यू, ये चीज होती है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में। बी, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व एक्टिव मस्कुलर एफर्ट एंड यूजेज अ बाउंसिंग टाइप मूवमेंट इन विच एंड पोजिशन इज नॉट हेल्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। It will not provide actual stretching of muscle which defeats the purpose of stretching. In some cases it is also true and D all of the above। अब क्योंकि हमारे पास तीनों ऑप्शन सही हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में से आ रहा है। द मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन टू हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इज इंक्रीज इन मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ मसल, ये चीज होती है। देयर इज इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, ये चीज भी होती है। देयर इज इंक्रीज इन मसल फाइबर साइज, हाइपरट्रॉफी, ठीक है, इंक्रीज इन मसल फाइबर साइज को हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे तो मुझे आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में से आ रहा है। ओवरलोड ट्रेनिंग प्रिंसिपल इज इम्प्लीमेंटेड बाय इंक्रीजिंग फॉलोइंग एक्सरसाइजेस वेरिएबल एक्सेप्ट रेजिस्टेंस, रेपिटेशंस और सेट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर मैं किसी पेशेंट को ओवरलोड ट्रेनिंग करवा रही हूँ, ओवरलोड प्रिंसिपल की बेसिस पे मैं उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो कौन से वेरिएबल चेंज हो सकते हैं? रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रेपिटेशंस चेंज हो सकते हैं, ड्यूरेशन भी चेंज हो सकता है, बट जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है ना वो हम चेंज नहीं करते। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्पीड ऑफ मूवमेंट। ये भी अगेन आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल है वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है। विच ट्रेनिंग प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल द बॉडी सिस्टम एंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ वुल्फ लॉ? ओवरलोड, सेट, रिवर्सिबिलिटी एंड ओवरफ्लो प्रिंसिपल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेट प्रिंसिपल। सेट की फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, यानी कि जिस तरीके से आपके ऊपर डिमांड पड़ेगी, प्रेशर पड़ेगा, उसी तरीके से जो आप ना अडेप्ट होते जाओगे। सो ये प्रिंसिपल कहता है। और ये किस प्रिंसिपल की एक्सटेंशन है? वुल्फ लॉ की। अभी वुल्फ लॉ आपने क्या पढ़ा, कब पढ़ा होगा? जब आपने बोन की डेवलपमेंट पढ़ी होगी, बीटी जॉयसी की एनाटॉमी की बुक है ना, वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा टर्म वुल्फ लॉ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is the key element of endurance training program is characterized by। अब हमें बताना है कि जो endurance training है उसमें कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उनको पता होता है बट क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं और सारे सेम होते हैं, कोई लो है कोई हाई है, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन के अंदर।
पहला ऑप्शन क्या है, लो इंटेंसिटी हाई रेपिटेशन एंड अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड। अब हमें पता है भाई एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो इंटेंसिटी या जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है और जो रेपिटेशंस है वो ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला है कि लो इंटेंसिटी है, हाई रेपिटेशन है और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, बी में हाई इंटेंसिटी आ गया और लो रेपिटेशन आ गया, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया, क्योंकि एंड्योरेंस के अंदर जो हमेशा इंटेंसिटी होती है वो लो रहती है और जो रेपिटेशंस हैं वो हाई रहते हैं। सी ऑप्शन इज लो इंटेंसिटी लो रेपिटेशन, तो ऐसा नहीं होता, देयर इज लो इंटेंसिटी बट द रेपिटेशंस आर हाई, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज लो इंटेंसिटी एंड हाई रेपिटेशंस एंड अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब ए और डी में क्या फर्क है, टाइम का फर्क है, एक कह रहा है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एक कह रहा है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग किससे कैरेक्टराइज होती है, लो इंटेंसिटी हाई रेपिटेशन एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में किया और एकदम फटाफट करके अपना काम खत्म, नहीं, जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी हाई होती है, बट यहाँ पे इंटेंसिटी लो होती है, तो आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में से आ रहा है, तो ये क्या कहता है, इन प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग द टर्म amortization means shortening of agonist muscle fibers, pause between the eccentric and concentric phase, stretch of the agonist muscle, and last option is stretch shortening cycle time. So amortization का क्या मतलब होता है, ऑप्शन नंबर बी, that is pause between the eccentric and concentric phase। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या लगा के आओगे, या फिर वाइस वर्सा ही पूछा जाता है कि बताओ eccentric और concentric phase के बीच के जो pause का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, सो द आंसर विल बी amortization। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपका बेसिक एनाटॉमी भी अगर आपने पढ़ी होगी, फिजियोलॉजी पढ़ी होगी ना मसल की, तो आपको ये पता होगा, which of the following is a primary component of the series elastic component in the muscle, SEC, muscle fiber, actin, ligament and tendon। So the correct answer is D, tendon। Next question है, rehabilitation programs are influenced by the following factors except। अगर मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मैं किसी पेशेंट को अगर रिहैबिलिटेट कर रही हूँ, तो मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान है, मेरा जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, वो कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा और कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सो ए, द सेवेरिटी ऑफ इंजरी, तो इससे तो इन्फ्लुएंस होगा ना भाई, उसको कौन से ग्रेड की इंजरी है, कितना दर्द है, कितना पेन है, उस हिसाब से मेरा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो वेरी करेगा। बी, द स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग, सो ये भी मैं कंसिडर करूंगी ना भाई पेशेंट को देखने से पहले कि हाँ भाई तुम्हारा टिश्यू हीलिंग का ये स्टेज है, तो इस स्टेज में मुझे कौन सी मोडालिटी देनी है, कौन सी एक्सरसाइज करानी है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ ऑफ द इंजर्ड मसल ऑफ द लिम्ब एंड डी इज जॉइंट स्वेलिंग। अब यहाँ पे देखो जो जॉइंट स्वेलिंग है वो भी मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी, और रही बात ऑप्शन नंबर सी की, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंजर्ड मसल ऑफ द लिम्ब, तो अगर किसी पेशेंट का जो लिम्ब है वो इंजर्ड है तो मैं एकदम से उसकी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करने लग जाऊंगी ना। अब ध्यान से देखो, हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें से सारे ऑप्शन है तो सारे ही सही है, इनमें से मैं क्या चीज छोड़ सकती हूँ, तो आपको यहाँ पे ना ये इस तरीके से ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन देते हैं कि हमें लगता है और हमें पता भी होता है कि हाँ यार ये एक पॉइंट पे मैं अगर आपको जवाब दूं ना तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ सी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सी भी मतलब सही हो सकता है, मैं इंजर्ड लिम्ब जो है उसकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं देखूंगी, बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लगा के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये समझो कि अगर मैं बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जब मैं एक प्रोटोकॉल बना रही हूँ, मैं एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम डिजाइन कर रही हूँ पेशेंट के लिए, तो मुझे जॉइंट स्वेलिंग, स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग और सेवेरिटी ऑफ द इंजरी प्राइमरी चीजें हैं जो मुझे कंसिडर करनी पड़ेंगी। हम पेशेंट को एकदम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करवाते ना, जब कोई आपके पास इंजर्ड आदमी आता है तो हम क्या देखते हैं पहले, अच्छा कितना दर्द है, कितना क्या है, सारा असेसमेंट करते हैं, हम सीधा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम नहीं करते, वो हम बाद में करते हैं जब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत टाइम तक चल जाता है और पेशेंट इज इन द स्टेट कि नाउ वी कैन स्ट्रेंथन हिम, राइट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ना जो सबसे ज्यादा आंसर सटीक बैठता है ना वो रहता है ऑप्शन नंबर सी। अब ये बात आपको बाकी क्वेश्चंस में भी ध्यान रखनी है, आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ ये चीज, आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा वही चीज एग्जाम में आए जो आपने अपने तरीके से पढ़ी हो। एग्जामिनर आप कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस देता है कि आप इन चारों में से आप बताओ कि सबसे सही कौन सा होगा। मुझे भी पता है ये चारों सही हो सकते हैं फिर चारों गलत हो सकते हैं, बट इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा 99% चांसेस जिसके गलत होने के हैं वो बताओ।
तो आपको ऐसे जो अपना आंसर है ना वो एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा और आपको ये आना भी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे करके बताया। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में से आ रहा है। एन आइसोटोनिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेट्स ऑफ 10 repetitions which are performed at 100%, 75% and 50% of the 10 RM, that is 10 repetition maximum, is known as। अब हमें जो पूरा टेक्निक है ना वो अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया और हमसे पूछा है बताओ ये कौन सा वाला रेजीम है, ऑक्सफोर्ड है, डिलॉर्मे है, डैप्रे है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये 100 है, फिर 75 है एंड देन 50 है। तो ये वाली जो टेक्निक होती है, ये वाला जो रेजीम होता है, किसमें फॉलो किया जाता है, ऑक्सफोर्ड टेक्निक के अंदर। तो ऑक्सफोर्ड टेक्निक के अंदर हम सबसे ज्यादा से कम पे आते हैं, वेराज जो डिलॉर्मे है उसमें हम 50% स्टार्ट करते हैं, फिर 75 पे आते हैं और फिर 100 पे आते हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ऑक्सफोर्ड टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ग्रुप ऑफ एथलीट्स इज मोर प्रोन फॉर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन, यानी कि एससी जॉइंट स्प्रेन, क्रिकेटर्स, रेसलर्स, टेनिस प्लेयर्स एंड स्विमर्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेसलर्स। अब यहाँ पे पूछा गया है, बेसिक आपको ऑर्थो का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, सबग्लिनोइड, सबक्लेविकुलर, इंट्राथोरैसिक एंड सबकोराकोइड डिसलोकेशन। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सबकोराकोइड डिसलोकेशन। मेडुलम डिफॉर्मिटी अफेक्ट्स विच जॉइंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेडुलम डिफॉर्मिटी आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये हमारे रिस्ट जॉइंट को अफेक्ट करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये डिफॉर्मिटी कौन सी कंडीशन में होती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलेट थंब रिजल्ट्स फ्रॉम एवल्जन ऑफ विच टेंडन। देखो हर जगह पोलाइसिस लिख रखा है, यानी कि थंब का ही सारे मसल्स हैं। अब ये बताओ कि जो मेलेट थंब है वो कौन से मसल के एवल्जन की वजह से होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस। Next question is severe pain in the anterior thigh with inability to extend the knee or ambulate is typical of which injury? Hamstring sprain, myositis ossificans, quadriceps rupture and compartment syndrome। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एंटीरियर थाई में पेन है, पेशेंट जो है वो नी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है और एम्बुलेट भी वो नहीं कर पा रहा है। अब ये कौन सी इंजरी की कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द क्वाड्रिसेप्स रप्चर। क्योंकि देखो जो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होता है उसका पेन पोस्टीरियर साइड पे होता है, बट यहाँ जो पेन है वो एंटीरियर थाई में है। सो क्वाड्रिसेप्स पे ही सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है और यहाँ पे बोला है एक्सटेंड द नी, यानी कि इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द नी, नी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है। तो नी एक्सटेंशन कौन सी मसल कराती है हमारी, क्वाड्रिसेप्स मसल कराती है। तो इससे डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रिसेप्स मसल में इंजरी है, रप्चर है, तभी ये सारी चीजें हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question is why stress fracture is common in female athletes? A. Narrow tibial width, B. Osteoporosis, C. Cavus foot and B. Planus foot. So the correct answer is option number A, that is narrow tibial width in females, which lead to this injury, that is they have common stress fracture. And the last question for today is which fracture is detected by pinch test? A. Talus stress fracture, B. Calcaneus stress fracture, C. Cuboid stress fracture and D. none of the above. So the correct answer is option number B, that is calcaneal stress fracture. अब मुझे ये बताओ ये जो पिंच टेस्ट है ये हम परफॉर्म कैसे करते हैं एक लाइन के अंदर इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑल राइट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।